हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल 2024 वाली जो भर्ती आई है इसके मेडिकल टेस्ट के ऊपर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैंडिडेट के मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल में मेडिकल टेस्ट होता कैसे है, क्या क्या चीज़ है जो कि यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, कौन कौन सी टेस्ट बहुत ज़रूरी यहाँ पे होती है। यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल जो इनका नोटिफिकेशन प्रीवियस वाला आया है और जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे जाते हैं उन सब के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। क्या स्पेक्टेकल्स जो चश्मा लगाते हैं वो अलाउड हैं या फिर नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस वाले अलाउड होते हैं इसमें या फिर नहीं होते हैं, सब कुछ पूरे विस्तार में जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे ईयरली टेस्ट टू पास मात्र आप लोग 307 रुपए में बाई कर सकते हो। वही अगर ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की बात करें तो 699 वाला मात्र आप लोग 439 रुपीज में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट साल भर के लिए लगा सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे ने आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की दो नोटिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नोटिफिकेशन जारी करवा दी है, जिसका यहाँ पे आवेदन डेट है 15/4/2024 और यहाँ पे आवेदन करने की लास्ट तिथि 14/5/2024 है। और टोटल पोस्ट एसआई और कांस्टेबल को मिलाकर के 4660 पद यहाँ पे निकाले हैं। तो इसमें दोस्तों मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है। जो पेपर देते हैं उनके बाद उनका पीईटी, पीएमटी होता है और उसके बाद डीबी और मेडिकल होते हैं। और मेडिकल टेस्ट इसका दोस्तों टफ लिया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कि आखिरकार सब इंस्पेक्टर की मेडिकल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होते हैं, कांस्टेबल की मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होते हैं, और जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनका मेडिकल कैसे होता है और फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनका कैसे मेडिकल टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। देखिए दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की प्रीवियस में जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखे गए थे और जो मेडिकल टेस्ट हुए थे उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ मेंशन है सब इंस्पेक्टर का जो मेडिकल टेस्ट होता है और कांस्टेबल का जो मेडिकल टेस्ट होता है दोस्तों आरपीएफ में, वो दोनों का एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। तो जो कांस्टेबल के लिए भी मेडिकल टेस्ट देने जाएंगे, एसआई के लिए देने जाएंगे, उन दोनों के लिए यहाँ पे सेम टू सेम मेडिकल है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो साफ साफ मेंशन है कि जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको डीबी और मेडिकल के लिए सिलेक्शन करवाए जाएंगे और रेलवे के हॉस्पिटल में आपको मेडिकल टेस्ट देना जाना होगा। यहाँ लिखा है दे विल हैव टू क्वालिफाई इन मेडिकल कैटेगरी B1 एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। तो रेलवे जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करती है वही मेडिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होने वाला है। तो देखेंगे कि B1 मेडिकल में रेलवे क्या क्या टेस्ट करती है, ऑल रेस्पेक्ट में कौन कौन सा टेस्ट होता है और आई का कौन कौन सा टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने मेंशन कर दी है, दोज वेयरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट, नॉक नी, स्क्विंट आइज, कलर ब्लाइंडनेस एंड अदर बॉडीली डिफेक्ट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। यही चीजें हैं दोस्तों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि खास करके यहाँ पे आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के टेस्ट में हार्ड बना देता है। जैसे जो छात्र यहाँ पे ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, कितना भी पावर का आपका चश्मा हो, तो ऐसे केस में आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाता है, यानी चश्मा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एसआई कांस्टेबल की मेडिकल टेस्ट में। वही दूसरी तरफ फ्लैट फुट जिनका है वो भी अलाउड नहीं है, नॉकनी है वो भी अलाउड नहीं है, स्क्विंट आइज है वो भी अलाउड नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है वो भी अलाउड नहीं है, अदर बॉडी डिफेक्ट भी कुछ कुछ है जिससे लगते हैं कि यहाँ पे सुटेबल नहीं है छात्र, तो उसके लिए भी बाहर हो सकते हैं। जैसे कि एक बो लेग होता है, बो लेग, इसके लिए भी 2018 वाली भर्ती में दोस्तों कुछ छात्र को बाहर किया गया था, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जिसके कारण तो यहाँ पे कई सारे छात्र हैं जो कि बाहर होते ही होते हैं। अब मेनली जो B1 स्टैंडर्ड में क्या क्या टेस्ट होगा और वो सब हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे के द्वारा तय किया गया है B1 मेडिकल में, वो कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग एसआई और कांस्टेबल का आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो रेलवे का जो टेस्ट होता है दोस्तों, दो तरह का टेस्ट होता है। एक तो जनरल फिटनेस टेस्ट होगा जो कि सभी छात्र के लिए वो कॉमन होगा, ये तो पास आपको करना ही करना होगा। इसके अलावा देखिए जो खास करके आई वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे की जॉब्स में। आई वाला अगर मेडिकल टेस्ट पास कर जाते हो तो समझिए कि 90% आप लोग मेडिकल टेस्ट को क्रॉस कर लिए, पास कर लिए। कुछ केसेस में जनरल फिटनेस में कुछ छात्र का कुछ इशू होता है तो वहां पे बाहर होते हैं, वरना आई का आपका सब कुछ सही है तो समझिए कि आप लोग का मेडिकल पार है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे B1 मेडिकल में मांगा जाता है कि सबसे पहले जो यहाँ पे डिस्टेंट विजन आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, डिस्टेंट विजन, तो
एक आई का कम से कम 6/9 होना चाहिए और दूसरे आई का कम से कम 6/12 होना चाहिए, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा रहा, किसी आई का आपका 6/18 रहा, तो ऐसे केस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका एक आई का 6/6 है और दूसरे आई का 6/9 है, तब भी आप लोग एलिजिबल हो, क्योंकि 6/6 बहुत अच्छा माना जाता है। तो जनरली यहाँ पे क्या है कि कम से कम तो 6/9 होनी ही चाहिए और 6/12 आपका होना चाहिए दोनों आई से। इससे ज़्यादा 6/18 है, 6/36 है, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। डिस्टेंट विजन में क्या होता है कि 6 मीटर की दूरी पे दोस्तों, 6 मीटर की दूरी पे आपको यहाँ पे बैठा दिया जाता है या फिर खड़े रह करके, और यहाँ पे इनके पास एक apparatus टाइप का होता है, उसमें कुछ वर्ड्स रहते हैं, ABCD ऐसे करके लेटर रहेगा, वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि सी है, इसका फेस किस तरफ से खुला है, तो आप लोग बताइएगा कि हमारे तरफ खुला है। इसको ऊपर कर देंगे, सी को बोलेंगे कि इसका फेस है सी वाला जो कहाँ खुला है, तो अप की तरफ। ऐसे कर देंगे तो बोलना है कि डाउन की तरफ। इस तरह से पूछेंगे। इस तरह से कुछ लेटर और भी रख देंगे, जैसे डब्ल्यू रख देंगे, बोलेंगे कि कौन सा लेटर यहाँ पे है, तो आपको 6 मीटर की दूरी पे एक आई आपके क्लोज कर दिए जाएंगे और एक आई से ही आपको ये बताना है, सब कुछ चेक देखा जाएगा। फिर वो वाला आई बंद करके और दूसरा आई खोला जाएगा और उससे आपको पूछा जाएगा। तो जिस आई का भी इतना कंडीशन आपका फुलफिल कर दिया 6/9 6/12 का, तो समझिए कि B1 मेडिकल आप लोग डिस्टेंट विजन में पास हो। अगर किसी आई का 6/18 तक आता है तो ऐसे केस में दोस्तों आप लोग पास नहीं माने जाओगे, ठीक है। इसी तरह से नियर विजन में आते हैं। तो नियर विजन में क्या होता है कि जो नियर विजन है 0.6 रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि नियर विजन में लगभग सब पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ का दिक्कत होता है। जैसे आई के बिल्कुल क्लोज में कोई लेटर लिखा रहेगा, कोई बुक रहेगा या फिर कोई पेपर रहेगा, उस पर कुछ चीजें लिखी है, बिल्कुल आपके आई के क्लोज में रख दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको पढ़िए। तो जैसे कि पता है कि यहाँ पे जो आई की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग सारे छात्र हैं, चाहे कोई भी ह्यूमन बींग है, वो पढ़ पाता है सही से। और बहुत नजदीक आई के ले आते हो तो ऐसे केस में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो डिस्टेंस ठीक रहेगा, इसी डिस्टेंस के आसपास रख कर आपको सब कुछ सही से पढ़वाया जाएगा और इसमें लगभग पास हो जाते हैं सभी लोग। कुछ छात्र यहाँ पे नहीं पास करते हैं, तो ऐसे केस में इनको भी B1 मेडिकल का स्टैंडर्ड नहीं दिया जाता है। अब एक चीज यहाँ पे सवाल उठता है हमेशा से कि सर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में रेलवे तो बोलती है कि चश्मा लगा सकते हो और पावर लेंस का 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों जनरल एग्जामिनेशन के लिए है, खास करके जो NTPC की भर्ती है, जो ग्रुप डी की भर्ती है, जो आपका जूनियर इंजीनियर की भर्ती है, जहां पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, टेक्नीशियन की भर्ती है, वहां पे ये काम आता है। लेकिन RPF SI और कांस्टेबल की जो भर्ती है दोस्तों, ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तो इसमें इस चीज को हटा दिया गया है। बिल्कुल चश्मा वाले अलाउड ही नहीं होंगे, तो इसको भूल जाइए। जो छात्र चश्मा लगाते हैं वो भूल जाइए, क्योंकि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होते हुए भी चश्मा लगाते हो तो आपको यहाँ पे मेडिकल अनफिट कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस चीज को तो खत्म ही कर दीजिए कि चश्मा अलाउड भी है, बिल्कुल नहीं अलाउड है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो डिस्टेंट विजन देख लिया, नियर विजन देख लिया कि नियर में बिल्कुल नजदीक लाके पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ लेना है वो लेटर और जो चीजें पैराग्राफ रहेंगी तो आपको पास माना जाएगा। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे कलर विजन टेस्ट होगा, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट होता है वो इशारा बुक होती है, वो आपसे पढ़वाए जाएंगे। कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं और कुछ कुछ डायरेक्शन रहते हैं, उनको हाथ से ऐसे चलाने के लिए बोला जाएगा कि डायरेक्शन कैसा है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा इशियारा बुक, इसी को वो लोग पढ़वाते हैं। कम से कम 10-12 तक ये लोग पढ़वाएंगे, सब कुछ सही बताते हो तो समझिए कि आप लोग कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट पास कर गए हो। तो जैसे इसमें बोलेंगे कि क्या है, तो इसमें 12 लिखा है तो आपको बता देना है कि 12 लिखा है। इसमें बोलेंगे तो आपको बता देना है कि 8 लिखा है। इसमें बोलेंगे तो 6 लिखा है। इसमें बोला है तो 57 लिखे हैं। इसी तरह से नीचे आते हैं तो कुछ कुछ और चीज़ें हैं जिसको आप लोग देख के बता सकते हो। यहाँ पे 5 लिखा है। नीचे और आते हैं तो कुछ कुछ डायरेक्शन, जैसे कि ABCD नंबर है, ये सब तो चीज़ें रहेंगी, प्लस इसमें कुछ डायरेक्शन भी रहते हैं। जैसे ये वाली है तो इसमें पेन आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा कि कैसे कैसे डायरेक्शन है, तो आपको पेन से ऐसे चला करके दिखाना है कि इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से चला करके दिखाना है। जो चीज़ें बनी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। जैसे तो इसमें अगर मैक्सिमम अगर 10 बार आपको पढ़ाया जाए, 10 चीज़ें पढ़ाई जाए, उसमें से 8-9 सही कर देते हो या पूरी की पूरी सही बता दिए तो आपको पास माना जाता है। कलर ब्लाइंडनेस का केस नहीं होता है। और जो कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र रहते हैं वो यहाँ पे इस चीज़ को सही से नहीं पढ़ पाते हैं, इशारा बुक में दिक्कत करते हैं। हो सकता है 2-3 सही बताए, मैक्सिमम गलत ही करती है, तो ऐसे केस में कलर ब्लाइंडनेस माना जाता है और उनको अनफिट घोषित कर दिया जाता है। तो एक कलर ब्लाइंडनेस पास करना होगा। कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र के लिए यहाँ पे RPF SI और कांस्टेबल की जॉब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे आ जाते हैं बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेजोपिक विजन। अब देखिए नाइट विजन में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको एक जो रूम है उसमें ले जाया जाता है, वहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है। कुछ बल्ब होते हैं दोस्तों, जैसे कि ग्रीन, ब्लू, रेड ऐसे करके हैं, जो कि अच्छा लगातार वो बल्ब जलते रहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आखिर किस कलर का है, तो वो कलर आपको बस सही सही बता देना है कि इस कलर का, इस कलर का, इस कलर का, रेड है या फिर ग्रीन है, तो आप इसमें भी पास माने जाते हो। तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है।
ये जो बाइनोकुलर विजन होता है, ये दोस्तों आपका फील्ड ऑफ विजन खास करके टेस्ट करते हैं। जैसे एक ह्यूमन आई की टेंडेंसी होती है कि यहाँ पे कितने एंगल तक वो नॉर्मली देख सकते हैं, हाईएस्ट कितना एंगल तक देख सकते हैं दोनों आंख को खोल करके। तो इसी में बाइनोकुलर विजन में वो लोग टेस्ट करते हैं कि जो नॉर्मल आई है वो उस आई तक आप लोग मैच कर रहे हो या फिर नहीं, या फिर बहुत कम फील्ड ऑफ विजन आपका है। तो ये चीजें देखी जाती है कि फील्ड ऑफ विजन कितना है, कितना एंगल तक आ रहा है, सब कुछ सही है या फिर नहीं, सही आंख का जो होता है। ठीक, इसमें भी लगभग मैक्सिमम पास ही कर जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ज्यादातर डिस्टेंट विजन वाले में ही छटते हैं या फिर कलर बनाने से तभी छटते हैं, लेकिन ये सब चीज़ में पास ही हो जाते हैं। मेजोपिक विजन में आ जाते हैं तो मेजोपिक विजन में टेस्ट करते हैं, आपको टूल पे बैठा दिया जाता है और यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि कोई जो वस्तु रखी गई है वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन में आपको दिख रही है या फिर नहीं। जैसे बोले कि यहाँ पे कोई चीज़ है तो आपको यहीं पे दिखनी चाहिए, ना कि यहाँ से थोड़ा दूर में दिखनी चाहिए। तो ऐसी कोई आई डिफेक्ट होती है दोस्तों, जो कि वस्तु यहाँ पे रखी रहे लेकिन उसे दिखाई देगा यहाँ पे। तो ऐसी जो जिनके पास बीमारी या फिर कुछ चीज़ें होती है आई का प्रॉब्लम, तो उनको भी मेजोपिक विजन में अगर नहीं पास किए तो उनको भी अनफिट घोषित ये लोग कर देते हैं। तो जनरली आई का ये टेस्ट होता है। स्क्विंट आई का इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि स्क्विंट आई वाले छात्र हैं बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, उनको ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आई का आप लोगों ने देख लिया और ये आई वाले भी टेस्ट में पास कर गया तो समझिए कि 90% आप लोग मेडिकल निकाल लिए। उसी तरह से एक चीज़ इसमें आता है दोस्तों, लेसिक सर्जरी। लेसिक सर्जरी, ठीक है, किसी छात्र का कोई दिक्कत है आई में तो लेसिक सर्जरी करा है, कोई सर्जरी करा लिए, करेक्ट करा लिए, तो ऐसे केस में भी दोस्तों लेसिक सर्जरी वाले B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में लाई नहीं करते, इनको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले ही तो आपके आई में दोस्तों एक ड्रॉप डाला जाता है, दोनों आई में ड्रॉप डाला जाता है और उसको चेक करते हैं, कुछ मशीन रहती है उससे। तो लेसिक सर्जरी जो कराए रहते हैं उनसे पता चल जाता है कि ये लेसिक सर्जरी वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो लेसिक सर्जरी वाले हैं यहाँ पे उनको नहीं फिटनेस मिलता है। देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट लेसिक सर्जरी या फिर कोई भी सर्जरी कराए है आई का, तो उनको A2 मेडिकल में, B1 मेडिकल में, B2 मेडिकल में फिटनेस नहीं मिलेगा, यानी उनको C1 मेडिकल मिलता है लेसिक वाले को। तो B1 ही मांगा जाता है, तो C1 रहने से क्या फायदा, आपको फिटनेस ही नहीं मिलेगा एसआई और कांस्टेबल के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई का क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट जनरल फिटनेस, इसमें क्या क्या टेस्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे कई तरह के टेस्ट होते हैं जो कि यहाँ पे होता है। डीबी के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए रेलवे अस्पताल में भेजा जाता है, जहाँ पे आई का भी टेस्ट होता है और नॉर्मल सारा टेस्ट होता है। तो सबसे पहले ही सभी छात्र से, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, उनसे उनका ब्लड का सैंपल ले लिया जाता है और यूरिन का सैंपल ले लिया जाता है और इससे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करते हैं। अब ब्लड टेस्ट में दोस्तों खास करके जो यहाँ पे शुगर की बीमारी वाले हैं या जो डायबिटीज का केस होता है तो उनको अच्छे तरीके से चेक करते हैं। और इसमें भी कंडीशन है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे 28 साल एज के या फिर इससे ऊपर वाले एज के होंगे उनका थोड़ा सीरियसली शुगर टेस्ट या फिर डायबिटीज टेस्ट करते हैं, और 28 साल से नीचे वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनका नॉर्मली तरीके से करते हैं। हालांकि आजकल तो ऐसा केस आ गया है जो खाने और जो खान पान हर चीज है, छोटे छोटे बच्चों में भी शुगर और ये सब की बीमारी यहाँ पे पाई जाती है, तो उनका तो कोई दूसरी बात है दोस्तों, वो तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो सीरियसली शुगर की बीमारी वाले हैं या फिर डायबिटीज की बीमारी वाले हैं उनको दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोई ऐसे कैंडिडेट है तो प्रिकॉशंस रखिएगा, यहाँ पे अभी से ही प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दीजिए, थोड़ा क्योर कीजिए और उस समय तक यहाँ पे सब कुछ सही रहता है मेडिकल तक, तब समझिए कि आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डरने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। जिनका सही में एकदम एग्जैक्ट में बीमारी है शुगर की या फिर डायबिटीज की, मतलब ज़्यादा बीमारी है, दिक्कत है, उनको ही सिर्फ प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल छात्र को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। इसी तरह से यूरिन टेस्ट में भी कई तरह के टेस्ट ये लोग कर लेते हैं, जैसे कुछ कुछ बीमारी होगी जो क्योर करने लायक नहीं हो या फिर कोई चीज़, तो इसका भी सैंपल लेकर के ये लोग टेस्ट कर लेते हैं। फिर एक्सरे ऑफ चेस्ट का एक्सरे मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों का, क्योंकि रिब के जो होता है उसके जो बोन्स होते हैं उनका ये लोग चेक करते हैं, प्लस यहाँ पे जो लंग्स होते हैं वो सब कुछ सही है या फिर नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो जनरल फिटनेस में होना चाहिए वो सब कुछ चेक करते हैं कि कोई बॉडी का जो पार्ट्स है खास करके रिब के वो तो डैमेज तो नहीं है, कभी चोट वोट लगा है तो ये सब चीज़ें हैं जो कि चेक कर लेंगे। इससे ईसीजी का टेस्ट होगा और ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के यहाँ पे ईसीजी के टेस्ट होते हैं और ये चेक करते हैं हार्ट बीट का, ये सब चीज़ होता है वो चेक कर लेते हैं कि फंक्शनिंग जो हार्ट का है वो हृदय का वो सब कुछ सही है, नॉर्मल है या फिर नहीं है। तो ईसीजी का टेस्ट इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है, जिसमें यहाँ पे जो मशीन इनके पास रहती है इस तरह से कुछ कुछ सिंबल टाइप का यहाँ पे निकल के आता है, इससे ये लोग रीड करते हैं कि आखिर जो फंक्शनिंग है हार्ट का वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। अब देखिए ईसीजी का टेस्ट होता है, इसमें किसी भी छात्र को कोई घबराने वाली जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल टेस्ट होता है फ्रेंड्स। और इसमें कोई गिने चुने ही छात्र हैं जो कि बाहर होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम छात्र हैं जो कि यहाँ पे ईसीजी वाले टेस्ट में पास ही हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है ब्लड प्रेशर टेस्ट, बीपी टेस्ट, ठीक है, ब्लड प्रेशर वाला। और इसमें दोस्तों कंडीशन है, क्राइटेरिया है हाइपरटेंसिव रेंज, हाइपरटेंसिव रेंज,
जिनका भी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव रेंज के बीच में आता है उनको यहाँ पे अनफिट घोषित कर दिया जाता है। रेलवे का हाइपरटेंसिव का रेंज है दोस्तों 140/90, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो बीपी होता है वो कितना होता है 120/80 mmHg, यही होता है ना 120/80। तो अगर 140/90 तक आपका आता है तो ऐसे केस में रेलवे हाइपरटेंसिव रेंज में मानती है और बोलती है कि बहुत आपका हाई ब्लड प्रेशर है, इसलिए आप लोग अनफिट हो इस जॉब के लिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट का बिल्कुल सही हार्ट बीट मतलब ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही है, लेकिन जब वहां पे जाते हैं मेडिकल के लिए तो अचानक से डर जाते हैं कि मेरा बीपी चेक होगा तो क्या होगा, और लगता है कि सब कुछ मैं पास कर लिया, अब मेडिकल ही बचा हुआ है। तो डर के मारे भी कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनका हाइपरटेंसिव रेंज में पहुंच जाता है। इसीलिए जब ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा तो इसमें किसी छात्र को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सही में बीमार है, जो सही में यहाँ पे ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, उन्हीं को डरने की जरूरत है, बाकी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं नॉर्मल छात्र को। क्योंकि दोस्तों कम से कम 4 से 5 बार मौका देती है रेलवे के जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं ये सब। हर 2 घंटे पे मान लो अभी चेक किए तो 140/90 आया, तो आपको यहाँ पे पानी पिलाया जाएगा, बोला जाएगा कि थोड़ा रेस्ट कीजिए। हम समझते हैं कि ये सारी चीजें होती है। 2 घंटे बाद फिर से आपका चेक करेंगे, फिर से अगर कुछ ऐसा होता है फिर से 1-2 घंटे के बाद फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे। अगर नहीं होता है एक दिन में तो दूसरे दिन भी आपको बुला सकते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। तो ऐसे होते हैं, तो सपोर्टिव बहुत होते हैं। लेकिन जिनका बार बार वही हाइपरटेंसिव रेंज में ही आएगा तो उनको तो अनफिट करना ही होगा, उनको तो हाइपरटेंसिव रेंज में मानेगी ही मानेगी रेलवे, ठीक है। तो यहां से समझ गया कि हाइपरटेंसिव रेंज में आया, इससे कम रहा, जैसे कि निका 135 बटा आया 85, 135 बटा आया यहाँ पे 80, तो ऐसे केस में ये सब नॉर्मल मान के यहाँ पे पास कर देते हैं। लेकिन हाइपरटेंसिव रेंज में आ गए, इससे प्लस ज्यादा आ गया, चाहे इतना के आसपास आया, तो समझिए कि यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है। और इसीलिए दोस्तों ये जो सिक्योरिटी वाली पोस्ट खास करके होती है, एसएससी सीपीओ में भी होता है, वहां पे भी हाइपरटेंसिव रेंज में जल्दी से बाहर कर देते हैं। तो इसी तरह से इसमें अनफिट यहाँ पे घोषित किए जाते हैं। हालांकि सिर्फ एसआई कांस्टेबल की ही जॉब में नहीं, एनटीपीसी तक के भी जॉब में, स्टेशन मास्टर, आपका एएलपी, ये सब में भी दोस्तों हाइपरटेंसिव रेंज में आता है ब्लड प्रेशर। तो ऐसे केस में उनको बाहर किया जाता है या फिर वो मेडिकल फिटनेस नहीं दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट चीज यहां पे चेक होता है दोस्तों, क्योंकि यहां पे एसआई कांस्टेबल की जॉब है। तो एक नॉक नी, एक बो लेग और एक फ्लैट फुट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, खास करके इसमें भी कई सारे छात्र हैं जो कि बाहर होते हैं। अब नॉक नी क्या है, मोटा मोटी आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों पिक्चर से आप लोग और यहाँ पे समझ लीजिए कि नॉक नी और फ्लैट फुट और बो लेग क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप लोग यहाँ पे खड़े होते हो, खास करके जो नॉक नी बो लेग ये सब का टेस्ट होता है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों का होगा। तो नॉर्मल में क्या होता है कि जब आप लोग खड़े होते हो तो इस तरह से आपका जो यहाँ पे एक्सिस है वो इस तरह से बनता है, और नॉर्मल में आपको पता होगा। ये 2 पिक्चर से आप लोग समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले नॉक नी का केस में बात करें तो नॉक नी में ये जो आपके घुटने हैं वो नॉर्मल खड़े होते हो तो आपका घुटना पूरा सट जाता है, प्लस ये जो रहेगा दोस्तों, ये इस तरह से यहाँ पे नीचे वाला जो यहाँ से घुटना से लेकर यहाँ का जो रहेगा वो इस तरह से हो जाता है, और ये दोनों जो पैर है वो दोनों सटता ही नहीं है नॉर्मल तरीके से। तो ऐसा अगर केस है तो ये नॉक नी का केस मानता है रेलवे। उसी तरह से यहाँ पे बो लेग्ड में बात करें तो यहाँ पे इस तरह का केस बनेगा, देख रहे हो, यहाँ पे इस तरह के ये चीज पूरी मुड़ी हुई रहेगी, ऐसी रहेगी, ये सटेगा भी नहीं। ये जो इसके बीच में गैप रहेंगे, और काफी गैप रहेंगे, कम गैप रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कि कितना गैप है। इसको नीचे थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे ये रहता है। नॉक नी के केस में देखिए यहाँ पे कैसे है, पूरा एकदम हड्डी है इस तरह से। नॉर्मल में कैसे रहता है, इस तरह से रहता है। तो बीच में थोड़ा गैप रहे तब तो सही है, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा ऐसे रहेगा और ये नहीं सटेगा ये दोनों, तो समझिए कि ये नॉक नी है। और ये नीचे सट गए, लेकिन ऊपर में इतना ज्यादा ऐसे गैप रहे, पूरा फैला हुआ पैर ऐसे है, इस तरह से है नीचे वाला एरिया, तो ऐसे केस में दोस्तों इसको बो लेग माना जाता है। तो ये दोनों केस रहेगा अगर मेल फीमेल कैंडिडेट का, तो ऐसे केस में दोस्तों ये अनफिट का केस है, अनफिट घोषित कर देंगे। अब देखिए जो बो लेग्ड वाले हैं या फिर जो नॉक नी वाले हैं, तो इनके करेक्शन के लिए कई तरह के उपाय भी बताए जाते हैं। हालांकि कुछ केसेस में करेक्ट हो भी जाते हैं, कुछ केसेस में करेक्ट नहीं भी होते हैं। तो इसका रिसर्च आप लोग कर सकते हो, अभी से तो समय भी है, फॉर्म भराएगा, इसका पेपर होगा, इसका डीबी मेडिकल सब कुछ होंगे, तो उसमें समय लग जाएगा, करीब करीब 1 साल का आसपास लगेगा ही। तो अगर इतने दिन में अगर क्योर हो जाता है तब तो ठीक बात है। तो इसका रिसर्च आप लोग कीजिए, डॉक्टर से मिलिए या फिर रिसर्च करके यूट्यूब से ही कहीं से आपको जो चीज़ लगे वो आप लोग प्रिकॉशंस लेते हो, तो हो सकता है कि आपका सही भी हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए जो कि टेस्ट होता है फ्लैट फिट का या फिर फ्लैट फुट का। तो जो यहाँ पे फुट होता है दोस्तों, जिनके यहाँ पे पूरा का पूरा जो सरफेस होते हैं उससे एकदम लग जाते हैं, ऐसे फुट जो पैर होते हैं, तो ऐसे केस में इसको फ्लैट फुट का यहाँ पे नाम दिया जाता है, और इसमें भी यहाँ पे बाहर कर देते हैं। हालांकि अगर चेक करना है कि आपका फ्लैट फुट है या फिर नहीं है, तो नॉर्मली केस में क्या कीजिए कि आप पानी से जो पैर है वो भींगा करके और किसी साफ जो सरफेस है, चाहे कोई पेपर है, उस पर अपना पैर आप लोग रखिएगा। तो अगर इस तरह का शेप आपका बनता है, ऐसे शेप बनेगा, ठीक है,
इस तरह से पैर का, तो समझिए कि नॉर्मल आर्क है और ये फ्लैट फीट नहीं है। वही इस तरह से यहाँ पे बन जाता है ऐसे करके, तो समझिए कि ये फ्लैट फुट का केस है, क्योंकि पूरा का पूरा इस सरफेस से मैच कर जाएगा, तो ये पूरा ही ऐसे पैर आ जाएगा। जो भी चीज़ें हैं वो आपका आप लोग ऑयल लगा के भी पैर में और पेपर में ऐसे करके चिपका के इसको देख सकते हो, तो उसमें जो बनेगी, जो आकृति बनेगी उससे समझ सकते हो, या फिर पानी से भी भिगा के ऐसे करके टेस्ट इसको कर सकते हो कि फ्लैट फुट है या फिर नहीं है। तो फ्लैट फुट का अगर केस रहा तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है फ्रेंड्स, ये है हर्निया टेस्ट, पाइल्स टेस्ट और हाइड्रोसिल टेस्ट। अब ये जो 3 टेस्ट है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट का यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। अब हर्निया टेस्ट और पाइल्स टेस्ट जो होगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे उठक बैठक करवाया जाएगा कम से कम 10 बार या फिर 20 बार छात्र को यहाँ पे उठक बैठक कराया जाता है। इसके बाद वो लोग चेक करेंगे, कुछ एग्जामिन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे पता लगाएंगे कि हर्निया है या फिर नहीं है, पाइल्स है या फिर नहीं है। अगर पाइल्स या फिर हर्निया का केस होता है तो क्या होगा कि ऐसे केस में आपको रीमेडिकल के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हैं जो कि क्यूरेबल होती है। तो आपको हो सकता है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रीमेडिकल दे दिया जाए, और रीमेडिकल के बाद आप लोग सही करा के आ जाते हो, ऑपरेशन से ही ये ठीक होता है, ठीक है। ये तीनों चीज है जो कि ऑपरेशन से ही ठीक होगा। तो ऑपरेशन करा लेते हो, सब कुछ सही पाया जाता है, दोबारा मेडिकल होगा, सब कुछ सही पाया जाएगा, तो आपको नौकरी पर रख लिया जाता है। तो ये 3 तरह का ऐसा टेस्ट है जहां पे रीमेडिकल मिलने के चांसेस होते हैं अगर ये आपका बीमारी पाया जाता है। तो हाइड्रोसिल भी वही है दोस्तों कि जब मेडिकल होगा तो वहीं पे, जब यहाँ पे खास करके जो कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और चेक किए जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हाइड्रोसिल का केस नजर आया, उनको लगा कि हाइड्रोसिल का केस है और कुछ ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। हालांकि इन तीनों के बारे में अगर ज्यादा जानकारी आपको नहीं है तो आप लोग अलग अलग तरीके से इसको चेक कर सकते हो, गूगल पे या फिर सर्च करके इसको समझ सकते हो कि आखिर कौन कौन सी टेस्ट होती है और क्यों यहाँ पे हर्निया टेस्ट या फिर पाइल्स टेस्ट या फिर हाइड्रोसिल टेस्ट में क्या क्या होता है और क्या ऑपरेशन कैसे क्यूरेबल होता है, तो ये सब जान सकते हो। हालांकि मैक्सिमम छात्र को ये पता होगा क्योंकि रेलवे के तैयारी आप लोग पहले से करते रहो, तो हर जगह पे कोई भी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, कुछ में सब में ये लोग टेस्ट तो करते ही करते हैं सबका, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं तो नेक्स्ट टेस्ट होता है दोस्तों, वो ईयर टेस्ट होता है। ये भी मेल फीमेल दोनों का ही यहाँ पे होगा और ये नॉर्मल तरीके से होता है, कोई भी यहाँ पे दोस्तों सैंपल या फिर कुछ नहीं होते हैं। आपके पीछे हैं जो कि डॉक्टर चले आते हैं और यहाँ पे क्या होता है, एक कान बंद कर दिया जाता है, कुछ वर्ड वो बोलेंगे, चाहे कुछ सेंटेंस बोलेंगे, आपको रिपीट करना है एक कान बंद करके, फिर दूसरे कान को बंद कर देंगे, फिर उससे, यानी यही जानना चाहते हैं कि दोनों कान से परफेक्ट सुनाई दे रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ईयर टेस्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे एक और सवाल आता है कि सर मेरे कान के पर्दे फटे हुए हैं, तो अगर दिक्कत होगी, अगर लगता है दोस्तों कि आप सुन नहीं पा रहे हो, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नॉर्मली ज़्यादा भी दूर नहीं रहते हैं डॉक्टर, आपके बिल्कुल नज़दीक ही रहेंगे और कुछ बोलेंगे और आपको बस सुन के बता देना है कि हाँ ये चीज़ है। और मैक्सिमम लोग इसमें पास कर देते हैं, जिनका नॉर्मल ईयर ठीक है तो उनको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है ईयर वाले टेस्ट में, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा बाहर होने का भी खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर कान के पर्दे फटे हुए हैं, कोई दिक्कत है और सीरियस बीमारी है कान का, ऐसे केस में तो दिक्कत होगा, क्योंकि सिक्योरिटी कैटेगरी का पोस्ट है। तो ऐसे में दोस्तों दोनों कान आपका ठीक होना चाहिए, दोनों कान से सही सुनाई देनी चाहिए। वही एक तरह का सवाल आता है कि सर क्या टीथ का भी टेस्ट होता है, क्या दांत का भी टेस्ट होता है? तो देखिए दोस्तों, जनरली दांत का टेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा छात्र घबरा जाते हैं, जो कि घबराना नहीं है। क्या दिक्कत होता है फ्रेंड्स टीथ वाले में? जिनका अगर टीथ में कोई यहाँ पे कोई डिजीज होती है, जैसे खास करके बोलते हैं कि जो फैलने वाली बीमारी कुछ ऐसी हो गई, कॉन्टेजेनियस जो बीमारी है उस तरह का डिजीज यहाँ पे है, तो वैसे केस में क्या होता है दोस्तों कि इन्फेक्शन वाला डिजीज है, तो उसमें आपको बाहर किया जा सकता है। जैसे क्या है, कई लोग हैं जो कि यहाँ पे गुटखा खा करके पूरा का पूरा दांत यहाँ पे खराब कर लिए हैं, कई लोग हैं जो कि यहाँ पे और भी कुछ अलग तरीके का सेवन करके पूरा दांत खराब कर लिए हैं और इन्फेक्टियस डिजीज उनका हो रहा है, या फिर बहुत हो सकता है कि पूरा डीके हो जाए। तो ऐसे केस में यहाँ पे और भी चीज़ें तो हो सकती है, सिर्फ दांत खराब होने से सिर्फ दांत का ही तो दिक्कत नहीं होता, हो सकता है कैंसर हो जाए, हो सकता है कुछ और हो सकती है बीमारी। तो इन सब चीज को देखते हुए दोस्तों बाहर किया जाता है, इसमें भी अनफिट किया जाता है। लेकिन नॉर्मल चीजें हैं, एक दो दांत डीके हुआ है, सड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे एक दो दांत टूटे हुए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नकली दांत भी लगवाए हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस में कई बार मेरे पास सवाल आया है कि सर मेरे एक दो दांत नकली लगे हुए हैं तो क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इन्फेक्शन वाली कोई डिजीज है और उनको लगता है कि बहुत हद तक एकदम खराब हो चुका है इनका दांत, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कोई बहुत आगे जाके प्रॉब्लम, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ बाहर करते हैं। बाकी नॉर्मल केसेस में दांत टूटा हुआ है या फिर कुछ सड़ा हुआ है कुछ एक दो, तो ऐसे केस में कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है टीथ वाले टेस्ट में। तो आई थिंक कि जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं, मैक्सिमम टेस्ट का मैंने जिक्र किया, जो कि मेनली यहाँ पे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के मेडिकल टेस्ट में सारा कुछ ये सब टेस्ट लिए जाते हैं। तो आई थिंक कि आपका डाउट मेडिकल टेस्ट को लेकर के क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट आपका है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।